सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। एक 70 साल के बुजुर्ग ने 30 साल तक सिर्फ इसलिए पहाड़ काटा ताकि उसके गांव में खेती करने के लिए पानी आ सके। इस 30 साल में उस बुजुर्ग ने 5 किलोमीटर लंबी नहर बनाई। 30 साल का समय काफ़ी लंबा होता है ना। अच्छा, उस पहाड़ को काटने की जिम्मेदारी अगर सरकार, स्थानीय विधायक या सांसद ले लेते तब क्या लगता है, कितना समय लगता। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 30 साल तक एक 70 साल का बुजुर्ग पहाड़ काटता रहा और किसी ने उसकी मदद नहीं की। स्थानीय विधायक और सांसद साहब की तो उस पर नज़र भी नहीं गई, लेकिन अब उस शख्स पर भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की नज़र पड़ गई है। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का सुबह सवेरे कार्यक्रम देख रहे हैं। इसके माध्यम से हम आप तक बिहार की 5 प्रमुख खबरों को पहुंचाते हैं। आज की पहली खबर के माध्यम से हम आपको उस बिजनेसमैन का नाम बताएंगे जिनकी नज़र ऐसे शख्स पर पहुंची है जहां तक सरकार आज तक नहीं पहुंच पाई। उस बिजनेसमैन का नाम है आनंद महिंद्रा। हमने कुछ दिन पहले ही सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपको 70 साल के बुजुर्ग की कहानी सुनाई थी जिन्होंने 30 साल तक पहाड़ काटा था क्योंकि उनके गांव में सिंचाई के लिए पानी नहीं आ रही थी और इस वजह से वहां के बहुत सारे लोग पलायन भी कर गए थे। उनका नाम है लोंगी भुइयां और एक बार फिर उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के एक बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया है। अब लोंगी भुइयां का नाम आनंद महिंद्रा तक कैसे पहुंचा ये समझिए। एक ट्विटर यूजर हैं, नाम है रोहिन कुमार। उन्होंने लोंगी भुइयां के साथ एक फोटो क्लिक किया और उसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और इस वक्त वो ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी ट्वीट में आपको लोंगी भुइयां की तस्वीर भी दिख रही है। रोहिन कुमार ने लिखा है कि गया के लोंगी मांझी ने अपने ज़िंदगी के 30 साल लगाकर नहर खोद दी। उन्हें अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक ट्रैक्टर के। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर उन्हें एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उनकी बहुत बड़ी मदद होगी और फिर उसने आनंद महिंद्रा को टैग कर दिया। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने जैसे इस पोस्ट को देखा तो लोंगी भुइयां को एक ट्रैक्टर देने का ऐलान कर दिया। इस वक्त उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। आनंद महिंद्रा का पूरा नाम आनंद गोपाल महिंद्रा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और कई ऐसी एनजीओ चलाते हैं जो लड़कियों की शिक्षा, किसानों और भारत के युवाओं के उत्थान के लिए काम करती है। जैसे उनकी एक एनजीओ है नन्ही कली। ये एनजीओ भारत के लड़कियों के लिए शिक्षा का काम करती है और कोरोना वायरस के इस महामारी में महिंद्रा फाउंडेशन ने एक फंडिंग भी स्टार्ट की थी जिससे गरीब लोगों की मदद हो सके और इस फंडिंग में आनंद महिंद्रा ने अपनी 100% सैलरी दान की थी। आनंद महिंद्रा ने सरकार को कई रिसोर्ट भी देने का ऐलान किया था जहां अस्थायी रूप से कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का देखभाल हो सके। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को कई वेंटिलेटर भी उपलब्ध करवाए थे। आनंद महिंद्रा ऐसे व्यक्ति हैं जो खुलकर दान करते हैं और अन्य लोगों को भी दान करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब दूसरी खबर, पूरे बिहार के करीब 50 महिला विधायकों और मुखिया ने एक अनोखे कैंपेन के माध्यम से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 50% टिकट देने की मांग की है और यह मांग की गई है बिहार के सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से और इस मांग में कई पुरुष सरपंच और मुखिया इनका समर्थन कर रहे हैं और जो मांग की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है। सभी 50 महिला विधायकों और मुखिया ने अपनी एक फ़ोटो क्लिक की है और उस फोटो के नीचे अपना नाम लिखा है और कहाँ से ये लोग मुखिया या विधायक हैं इसे भी मेंशन किया गया है और फिर लिखा गया है कि मैं चुनाव में 50% महिला उम्मीदवार का समर्थन करती हूँ। ये अभियान एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जिसका नाम है शक्ति और इसका टैगलाइन है पॉलिटिकल पावर टू वीमेन। अब थोड़ा इतिहास जानिए। 2006 में बिहार के पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित किया गया था और बिहार के अलावा 20 और राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती चुनाव में 50% सीट रिजर्व किया गया है। लेकिन बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को ये तोहफा दिया है। हालांकि इसका गलत फायदा भी उठाया गया है। माना यह जा रहा था कि इसकी वजह से समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन शायद कुछ प्रतिशत ये भागीदारी आज तक बढ़ पाई है क्योंकि महिलाएं तो जीत जाती हैं लेकिन जो सारा काम होता है वो उनके पति करते हैं। महिलाओं को सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक मामला है 2006 ईस्वी का जिस साल यह आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। एक महिला है उमा देवी जो उसी साल स्थानीय चुनाव में खड़ी हुई थी, जिसके बाद वहाँ के कुछ गुंडों ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी थी, लेकिन उमा देवी नहीं मानी तो उनकी 1 साल की बेटी का पेट फाड़ दिया गया था। उसके बाद उनके 2 और बच्चों को अगवा कर लिया गया और उन्हें काट कर फेंक दिया गया। होता यह भी है कि जिन मर्दों को सत्ता चाहिए होता है वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं और फिर सत्ता का सुख भोगते रहते हैं। वर्तमान में अगर विधानसभा में
महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की जाए तो मात्र 11% का आंकड़ा है उन महिलाओं का जो विधायक हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने मात्र 9% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। हम बिल्कुल महिलाओं के इस आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद इसका दुरुपयोग ना हो, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। अब तीसरी खबर, बिहार चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। उनकी पार्टी AIMIM ने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन किया है। इसकी जानकारी देते हुए ओवैसी ने खुद कहा है कि बिहार चुनाव के लिए AIMIM और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के बीच गठबंधन तय हुआ है और इस गठबंधन का नेतृत्व देवेंद्र प्रसाद यादव करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में यह गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने यह भी कहा है कि ऐसी पार्टियां जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। ये था पहला पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लग सकती है, क्योंकि बिहार में जो M और Y यानी मुस्लिम और यादव का जो समीकरण की बात की जाती है वो आरजेडी के लिए समर्पित है और इसलिए कहा यह जा रहा है कि ओवैसी तेज प्रताप के वोट बैंक में सेंध मार सकते हैं। हालांकि ओवैसी सितंबर की शुरुआत में ही कह चुके थे कि वो बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पहले ये भी ऐलान कर रखा है कि उनकी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था और फिर बाद में 18 और सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। और अब जब गठबंधन की बात आ रही है तो सुगबुगाहट बढ़ गई है। ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है और यह भी कहा है कि कांग्रेस आज शिवसेना की गोद में बैठी हुई है। कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्षता का ठेकेदार समझती है, लेकिन उसकी सोच सामंती है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि 15 के चुनाव में भी ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सेंध मारने की कोशिश की थी और आखिरकार विधानसभा के उपचुनाव में किशनगंज से उनके उम्मीदवार कमरुल हुदा जीत गए थे और वर्तमान में कमरुल हुदा ऐसे विधायक हैं जो AIMIM से जीतकर आए हैं और इस वक्त बिहार के विधानसभा के सदस्य हैं। कमरुल हुदा ने बीजेपी के उम्मीदवार स्वीटी सिंह को चुनाव में हराया था और इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। अब चौथी खबर, बिहार के बड़े बाहुबलियों में से एक शहाबुद्दीन को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल नहीं दिया गया। शहाबुद्दीन 2004 में हुए तेजाब हत्याकांड समेत 37 मामलों को लेकर तिहाड़ जेल में बंद है और इधर शनिवार को उसके 90 वर्ष के पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह का निधन हो गया और इसीलिए शहाबुद्दीन ने 2 हफ्तों के लिए जेल से बाहर आने का पेरोल मांगा था ताकि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, लेकिन शहाबुद्दीन को पेरोल नहीं दिया गया और कल शाम के 6 बजे मगरिब की नमाज के बाद पैतृक गांव में ही शहाबुद्दीन के पिता का एक कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया। मगरिब की नमाज इस्लाम की 5 अनिवार्य दैनिक नमाजों में चौथी शाम को सूर्यास्त के बाद पढ़े जाने वाली नमाज है। शहाबुद्दीन के पिता कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे और शनिवार को उनका निधन हुआ था। शहाबुद्दीन आज से ठीक 4 साल पहले सितंबर 16 में पटना हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर आया था और जेल से बाहर आने के बाद उसने नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला था और इसीलिए बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए शहाबुद्दीन को एक बार फिर से जेल भेज दिया था। अब अंतिम और 5वीं खबर, बिहार में अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने की बात कही गई थी, लेकिन अब इस पर फैसला 22 सितंबर को लिया जाएगा और इसके बाद इस फैसले के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की छूट दी जाएगी। खबर यह भी है कि पहले 9वीं से लेकर 12वीं के छात्र ही स्कूल जा सकेंगे और इसके लिए भी उनके अभिभावक की सहमति जरूरी होगी और स्कूल प्रबंधन छात्रों को स्कूल आने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता है। स्कूल खोलने के बाद प्रार्थना सभा नहीं की जाएगी। साथ ही स्कूलों को खोलने से पहले गाइडलाइन भी जारी किया जाएगा जिसे हर स्कूल को पालन करना होगा। हालांकि इस पर फैसला 22 सितंबर को होगा कि बिहार में स्कूल कब खुलेगा। इस पर फैसला लेने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। संजय कुमार ने यह कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फैसला लिया जाएगा और अगर विद्यालय खोला जाता है तो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को हर स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है और आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए हुए किसी भी माध्यम से हम तक आप अपनी आर्थिक मदद पहुंचाइए ताकि जनता जंक्शन आपके हक में हमेशा आवाज़ उठाते रहे। धन्यवाद।